हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे झारखंड का हिंदी साहित्य विषय के ऊपर, जो कि झारखंड पीजीटी हिंदी के सिलेबस में लगा हुआ है। और इस सिलेबस के अनुसार हमने झारखंड के प्रमुख साहित्यकारों का एक संकलन तैयार किया है। इस उम्मीद से तैयार किया है कि यहाँ से कुछ प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में आ सकते हैं। हो सकता है कि जिन लेखकों का यहाँ संकलन तैयार किया गया है उन्हें आप हिंदी साहित्य का इतिहास में पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज ये स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि फला साहित्यकार सही मायने में झारखंड से जुड़ा हुआ था। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं कि कौन कौन से साहित्यकार हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला नाम आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण का है। राधा कृष्ण जिनका जन्म 18 सितंबर 1910 को रांची में हुआ था और इनका निधन 1979 ईस्वी में हो गया। राधा कृष्ण की पहली कहानी सन 1929 में गल्पमाला में छपी थी। इस पत्रिका को जयशंकर प्रसाद के मामा अंबिका प्रसाद गुप्त निकालते थे। कहानी का शीर्षक था सिन्हा साहब। तो आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण जिनकी पहली कहानी सन 1929 में प्रकाशित हुई, नाम था उसका सिन्हा साहब, गल्पमाला नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पर आपने तमाम किताबें पढ़ी होंगी। एक यहाँ रिलेशन आप देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद के मामा अंबिका प्रसाद गुप्त थे, यानी कि जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के प्रमुख कवि के तौर पर जाने जाते हैं और कामायनी इन्होंने लिखा। अंबिका प्रसाद गुप्त का नाम भी आपने हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ रिलेशन पूरा एकदम क्लियर हो रहा है कि जयशंकर प्रसाद के मामा थे अंबिका प्रसाद गुप्त, जो कि माला नाम की पत्रिका का संपादन करते थे। उसी में राधा कृष्ण की कहानी का प्रकाशन किया गया, सिन्हा साहब। इसके अतिरिक्त राधा कृष्ण माया, भविष्य, त्याग भूमि आदि पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे और इनकी रचनाएं छपती रहीं। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब प्रेमचंद से इनकी मुलाकात होती है और प्रेमचंद इनकी प्रतिभा को देखकर काफी प्रभावित होते हैं और इनके कई लेख, कहानियां इत्यादि हंस में भी छपने लगे थे। जब प्रेमचंद का निधन हुआ तो शिवरानी देवी ने हंस का काम देखने के लिए राधा कृष्ण को रांची बुला लिया। यहीं रहकर श्रीपत राय के साथ मिलकर कहानी पत्रिका इन्होंने निकालनी शुरू कर दी। तो आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण जिनको कि हिंदी साहित्य में हो सकता है कि थोड़ा कम महत्व दिया गया हो, लेकिन जब हम झारखंड का साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें इनका नाम सबसे पहले आ रहा है। और राधा कृष्ण उन महत्वपूर्ण रचनाकारों में जिनका कि हिंदी साहित्य के दो महत्वपूर्ण लेखकों के साथ सीधे सीधे आप संबंध देख रहे हैं, एक जयशंकर प्रसाद और दूसरे प्रेमचंद। तो इनको आपको गंभीरता से लेना है और जो भी तथ्य हमने प्रस्तुत किए हैं उनको दिमाग में आप रखिए। अगली साहित्यकार हैं अनीता वर्मा, जिनका जन्म 25 जून 1959 को देवघर झारखंड में हुआ। इन्होंने अपना शोध कार्य प्रेमचंद के उपन्यासों में महाजनी सभ्यता पर किया है। अपने पहले कविता संग्रह एक जन्म में सब 2003 से ये चर्चा में आई। अनीता वर्मा को कविता के ऐसे नए स्त्री स्वर के रूप में पहचानित किया गया कि जिसके पास एक विरल और विशेष संवेदना रही है। तो अनीता वर्मा आप देख रहे हैं कि झारखंड के कई ऐसे साहित्यकार आपको मिलेंगे जिनको प्रेमचंद ने काफी प्रभावित किया है। यहाँ पर अनीता वर्मा का भी आप देख रहे हैं शोध कार्य, यानी इन्होंने पीएचडी प्रेमचंद पर की और शीर्षक देखिए, उपन्यासों में महाजनी सभ्यता नाम से इन्होंने अपना रिसर्च वर्क किया है। लेकिन इन्होंने कविता संग्रह निकाली, उसका नाम है एक जन्म में सब। 2003 में ये कविता संग्रह प्रकाशित हुआ और इसी के माध्यम से अनीता वर्मा को झारखंड के साहित्यकारों में एक पहचान मिली। इसके बाद सन 2008 में प्रकाशित इनके दूसरे कविता संग्रह रोशनी के रास्ते पर में कवि के रचनात्मक अंतः संघर्ष के साथ साथ कविताओं के कथ्य और शिल्प में आए परिवर्तनों की पहचान की गई है। तो अनीता वर्मा को आप जरूर ध्यान में रखिए। इनकी दो कविता संग्रहों के बारे में हमने बात किया, एक जन्म में सब, रोशनी के रास्ते पर।
तो जैसे प्रश्न इससे रिलेटेड आए, विकल्प में भी अगर सुमेलित इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप वहां पर अच्छा कर सकते हैं। अगले जो कवि हैं जिनको आप हिंदी साहित्य में कहीं न कहीं जरूर पढ़े होंगे, उनका नाम है ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1950 में गोड्डा झारखंड में हुआ था। इन्हें निराला परंपरा का कवि कहा गया है। वैसे आमतौर पर ज्ञानेंद्र पति को आप बनारस और बीएचयू कैंपस में कई बार मुख्य अतिथि के रूप में या फिर कवि संगोष्ठी में सुने होंगे। अगर आप बीएचयू से जुड़े होंगे तो जरूर ज्ञानेंद्र पति का नाम आप जान रहे होंगे, और कई बार हमने देखा है कि इनका काव्य यहाँ पर काव्य गोष्ठी या फिर कविता से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम हुआ करते हैं तो ज्ञानेंद्र पति की उपस्थिति रहती है। इनको निराला परंपरा की कवि के तौर पर देखा गया है। इनके कुछ काव्य संग्रह जिसमें मैंने एक हाईलाइटेड किया हुआ है संशयात्मा। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और इनके काव्य संग्रह उनको देख लेते हैं। आंख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट, भिनसार, कवि ने कहा, मनु को बनाती मनई, गंगा बीती, कविता भविता, इनके प्रकाशित काव्य संग्रह। तो ज्ञानेंद्र पति को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके जरूर आप ध्यान में रखिए, और यहाँ से सवाल बनने के चांसेस ज्यादा है। खासतौर से जो इनका संशयात्मक नाम से कविता संग्रह है, इसको सन 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त ज्ञानेंद्र पति ने एक चक्रानगरी काव्य नाटक लिखा है। पढ़ते गढ़ते इनके कथेतर गद्य के रूप में महत्वपूर्ण है। पढ़ते गढ़ते जो कि कथेतर गद्य, ठीक है। तो एक चक्रानगरी, पढ़ते गढ़ते, संशयात्मक, और जो भी महत्वपूर्ण रचना है, आंख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। एक बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, और इतना बड़ा शीर्षक आप देख रहे हैं, बहुत कम साहित्यकारों को आप देखेंगे। गंगा तट, छोटा बड़ा दोनों इन्होंने शीर्षक लिया हुआ है। संशयात्मा तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, भिनसार भी, ठीक है। अगले जो साहित्यकार हैं वो हैं अनुज लुगुन। अनुज लुगुन जिनका जन्म 1986 में सिमडेगा झारखंड में हुआ। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च का टॉपिक देखिए, मुंडारी आदिवासी गीतों में आदिम आकांक्षाएं और जीवन राग। इन्होंने बीएचयू से पीएचडी की है, और वर्तमान समय में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये कार्यरत है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये एकदम से नवीनतम रचनाकारों में इनको रखा जा सकता है, लेकिन इनकी रचनाएं झारखंड का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती हैं। वसुधा पत्रिका में प्रकाशित अघोषित उल गुलान शीर्षक कविता के लिए उन्हें, मतलब इन्हें, अनुज लुगुन को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रचना को जरूर ध्यान में रखिए। ज्ञानेंद्र पति के बाद मेरे ख्याल से अनुज लुगुन सर्वाधिक चर्चित साहित्यकारों में है, अगर झारखंड की बात करें तो, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है कि कई बार यूपी टीजीटी, पीजीटी, झारखंड पीजीटी, अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, पेपर सेट करने वाले ज्यादातर आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षक मिल जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि अनुज लुगुन का संबंध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, तो जरूर कुछ कुछ सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किस रचना पर मिला था, और लुगुन ने रिसर्च किस टॉपिक पर किया हुआ है, ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए। इनके साहित्य में मोड़ तब और आता है जब सन 2019 में लंबी कविता बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है और सम्मान भी है। 2019 में बाघ और सुगना मुंडा की बेटी नामक रचना पर इनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया है। तो झारखंड साहित्य से कुछ भी सवाल अगर बनते हैं तो अनुज लुगुन से भी सवाल बनने की पूरी संभावना है। आगे हम बात करते हैं निर्मला पुतुल के ऊपर। निर्मला पुतुल का नाम आपने तब सुना होगा जब हम केबीएस की तैयारी कर रहे थे, तो उसके भी सिलेबस में निर्मला पुतुल वहां पर थी। इनका जन्म 1972 में दुमका झारखंड में हुआ।
2 दशकों से अधिक समय से आदिवासी महिलाओं के विस्थापन, पलायन, उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, मानवाधिकार, संपत्ति का अधिकार जैसे विषयों पर व्यक्तिगत, सामूहिक और संस्थागत स्तर पर सक्रिय रही हैं। निर्मला पुतुल का नाम बिल्कुल ध्यान में रखिए और ये भी ध्यान में रखिए कि केबीएस पीजीटी में इनकी किस रचना को पढ़ना था। अगर आप कमेंट्स कर बताएंगे तो बेहद खुशी होगी कि हाँ, आप लोग पीछे की परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हैं। और मेरा यही मानना है कि कौन पढ़ाई किस परीक्षा में काम आ जाए, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो निर्मला पुतुल, जैसा कि आपने देखा कि केवल साहित्यकार नहीं है, बल्कि एक तरीके से ये एक्टिविस्ट के रूप में भी है, सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर भी है। और आपको ताज्जुब तब होगा जब पता चलेगा कि ये पंचायत से मुखिया भी रह चुकी है। ठीक है, तो एक तरीके से मुखिया से साहित्यकार तक की जो यात्रा रही है, काफी प्रेरक रही है। कविता लेखन की शुरुआत निर्मला पुतुल ने संताली भाषा में की थी, फिर हिंदी में भी ये लिखना शुरू कर दी। पहला कविता संग्रह अपने घर की तलाश में, बहुत ही, ये शीर्षक जो है बहुत कुछ कह रहा है, अपने घर की तलाश में। जैसा कि आप जानते हैं कि आदिवासियों की जो मुख्य समस्या है, जल, जंगल और जमीन। ज से ही इसकी शुरुआत होती है, जल, जंगल और जमीन। इसको लेकर कई बार साहित्यकारों ने सवाल भी उठाए हैं। अपने घर की तलाश, ऐसा माना जाता है कि जो भी है, सबसे पहले यहाँ पर कोई रहने वाला है तो आदिवासी है। फिर भी उद्योग को स्थापित करने के लिए या फिर विस्थापन जब होता है तो इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तभी ये शीर्षक उभर कर आता है, अपने घर की तलाश में, जो कि संथाली हिंदी द्विभाषिक संग्रह के रूप में सन 2004 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनकी जो दूसरी रचना है, नगाड़े की तरह बजते शब्द, शायद मेरे ख्याल से केबीएस में यही टॉपिक लगा हुआ है, नगाड़े की तरह बजते शब्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, न जाने कितनी परीक्षाओं में ये पूछी भी जा चुकी है। तो इसके साथ हिंदी साहित्य में पहले तो ये संथाली में लिखती थी, लेकिन जैसे इन्होंने नगाड़े की तरह बजते शब्द लिखा, तब हिंदी के विस्तृत साहित्य में इनकी चर्चा धीरे धीरे होने लगी। इससे पहली बार जंगल के बाहर शहर में किसी आदिवासी स्त्री द्वारा कविता के स्वर में अपने अस्तित्व का नगाड़ा बजाने की घटना की तरह देखा गया है। एक आदिवासी स्त्री द्वारा उसके स्व की तलाश, यानी अपनी पहचान की तलाश, पुरुष व्यवस्था और पितृसत्तात्मकता के प्रति विद्रोह, आदिवासी समाज और आदिवासी स्त्री की वेदना, आदिवासी समाज व्यवस्था के गुण दोष, तथा कथित सभ्य शहरी समाज पर व्यंग, मुक्ति की कामना जैसे अनेक विमर्श इस कविता में उल्लिखित हुए। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये रचना रही है। इनकी तीसरी कविता संग्रह प्रकाशित हुई जिसका नाम है बेघर सपने, सन 2014 में इसका प्रकाशन हुआ। तो निर्मला पुतुल झारखंड साहित्यकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, इनसे भी सवाल आने की पूरी संभावना है। आगे बात करते हैं जनसिता करकट्टा के ऊपर। जनसिता करकट्टा, जिनका जन्म 1983 में हुआ रांची में, और करकट्टा को देखा जाए तो आदिवासी संवेदना और सरोकारों की नई पीढ़ी की कवयित्री मानी जाती। तो नाम जरूर ध्यान में रखिए, विकल्प में तो कहीं ना कहीं देखने को मिल ही सकता है। और हमने जब ये नोट्स तैयार किया तो मैं देखा कि करकट्टा कई विश्वविद्यालयों से इनका नाम जुड़ा हुआ है, जिस पर कि हम बात आगे अभी करेंगे। कैसे इनकी शुरुआत होती है वो काफी प्रेरणादायक है। हाट बाजार में इमली बेचकर परिवार को आर्थिक सहयोग देने के बीच उन्होंने अपनी लगन से पढ़ाई जारी रखी। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो कई बार बोलते हैं कि सर मैं हाउस वाइफ हूँ, कैसे पढ़ूं, सर मैं वर्किंग जॉब में हूँ, क्या करूं, कैसे करूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनसिता करकट्टा से आपको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि बाजार में इमली बेचकर परिवार को आर्थिक सहयोग देने के बीच इन्होंने अपनी लगन से पढ़ाई जारी रखी और लगातार कठिनाइयों का सामना किया। जो भी व्यक्ति सफलता के चरम स्तर पर पहुंचता है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे संघर्ष रहती है। बहुत कम लोग होते हैं, 1% के आसपास में होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता है कि वो कैसे सफल हो गए, लेकिन 99% किसी न किसी संघर्ष के दौर से गुजरे रहते हैं। तो आप सभी को भी कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन साहित्यकारों से आपको प्रेरणा लेने की जरूरत है। जनसिता करकट्टा कॉलेज की पढ़ाई के लिए उनकी मां ने जमीन गिरवी रख उन्हें पैसे दिए। पढ़ाई के खर्च के लिए कई छोटे मोटे कार्य करती रही। संघर्ष के इन्हीं दिनों में उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की, जहां उनका व्यक्तिगत दुख
समष्टिगत दुख में अभिव्यक्त होता हुआ अपने समाज के विमर्श को आगे लेकर बढ़ा है। कई बार आप देखते हैं कि जो साहित्यकार होते हैं उनका जो निजी दुख होता है वो सामाजिक दुख बनकर सामने आ जाता है। वैसे ही करकेट्टा की कविताओं में जो भी अभिव्यक्ति हुई है आदिवासी समाज के विमर्श को आगे बढ़ाने में एक कदम की भूमिका निभाती है। उनकी काव्य संवेदना के लिए कहा गया कि गहरी अचेतन अनकही भावनाओं को शब्दों और छवियों में पिरोने की कला बहुत ही अनूठी है और अपनी इस कला से वह इन भावनाओं को वास्तविकता का रूप देती है। इनकी पहली किताब सन 2016 में आदिवाणी प्रकाशन कोलकाता से हिंदी अंग्रेजी में छपी। इसके बाद इस किताब को जर्मन प्रकाशन द्रौपदी वेरलाग ने ग्लूट नाम से हिंदी जर्मन में प्रकाशित किया है। तो ये जो भी तथ्य बताए जा रहे हैं उनको आप ध्यान में रखिए। आगे चलकर जो इनकी कविता संग्रह का नाम है वो है जड़ों की जमीन। ठीक है, आप कहीं न कहीं देखेंगे आदिवासी जितने भी साहित्यकार हैं खासतौर से झारखंड के वो अपने मूल, जड़, अस्तित्व, घर की तलाश इत्यादि संग्रह से नाम लिखे हुए शीर्षकों को उन्होंने इसी नाम से प्रकाशित करवाया। हिंदी अंग्रेजी और हिंदी जर्मन में एक साथ प्रकाशित किया गया। उनसे पहले झारखंड की किसी भी आदिवासी कवि या कवियत्री की कविताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ 3 भाषाओं में कभी प्रकाशित नहीं किया गया था। ये इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, तो जड़ों की जमीन हिंदी अंग्रेजी और फिर हिंदी अंग्रेजी के बाद जर्मन में भी इसका प्रकाशन किया गया है। ये देख रहे हैं पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये 3 भाषाएं यहाँ पर आप महत्वपूर्ण रूप से देख रहे हैं। उनकी कविताओं का अनुवाद कई देशी विदेशी भाषाओं में हुआ है जैसा कि हमने बताया। साथ ही में उन्हें कास फोस्करे यूनिवर्सिटी, मिलान यूनिवर्सिटी, तुरिनो यूनिवर्सिटी, जिन विश्वविद्यालयों की मैं बात कर रहा था यहाँ पर उनका नाम है, वहां जाकर कविता पाठ के लिए इनको आमंत्रित किया गया। कई देशों के आमंत्रण भी प्राप्त हुए। अपनी कविताओं से इन्होंने संवाद किया। उन्हें इटली के तुरिनो शहर में आयोजित 31वें इंटरनेशनल बुक फेयर में भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर उनके कविता संग्रह अंगोर को यहाँ पर अंगोर का लोकार्पण किया गया और इसे इतालवी अनुवाद ब्राचे का नाम से इसको लोकार्पित किया गया है, जिसे इटली के मिराजी प्रकाशन ने छापा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन झारखंडी साहित्यकारों को हम पढ़ते हैं, कई बार जाने अनजाने में हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये साहित्यकार केवल हिंदी साहित्य में और भारत में ही अपना पहचान बनाने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान को बना चुके हैं। अगले जो साहित्यकार हैं उनका नाम है वंदना टेटे। आपने कई बार नाम सुना होगा पत्र पत्रिकाओं में। इनका जन्म 1969 में हुआ और ये एक भारतीय आदिवासी लेखिका, कवि, प्रकाशक, एक्टिविस्ट और आदिवासी दर्शन आदिवासियत की प्रबल पैरोकार हैं। सामुदायिक आदिवासी जीवन दर्शन एवं सौंदर्यबोध को अपने लेखन और देश भर के साहित्यिक व अकादमिक संगोष्ठियों में दिए गए वक्तव्यों के जरिए उन्होंने आदिवासी विमर्श को एक नया आवेग प्रदान किया है, यानी कि नई दिशा दी है। तो वंदना टेटे को ध्यान में रखिए। इनकी रचना तो यहाँ पर कोई खास नहीं बताई गई, लेकिन बताया गया कि लेखिका हैं, कवि हैं, प्रकाशक भी हैं, एक्टिविस्ट हैं, सब कुछ हैं। आप देखेंगे झारखंड के जितने भी साहित्यकार हैं वो कहीं न कहीं एक्टिविस्ट जरूर है। बाकी तो चीजें हैं ही, एक्टिविस्ट शब्द उनके साथ जरूर लगा हुआ है। अगले जो रचनाकार हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और संयोग से इनसे प्रत्यक्ष बातचीत करने का भी मुझे मौका मिला हुआ है जब ये कभी जेएनयू में आया करते थे। तो रणेंद्र, इनकी रचनाओं को देखेंगे तो आप तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि इनका महत्व कितना है। ग्लोबल गांव के देवता, जब भी आदिवासी विस्थापन इत्यादि की बात की जाएगी तो ग्लोबल गांव के देवता, उपन्यास, गायब होता देश, ये दोनों ऐसी रचनाएं जो कि पीछे के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो यहाँ से सवाल बने हुए दिखाई पड़ते हैं। गूंगी रुलाई का कोरस, ये तीनों उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है रणेंद्र के। रणेंद्र वैसे देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर है, लेकिन इनका साहित्य की तरफ रुझान भी है। मूल रूप से ये बिहार भागलपुर के हैं, लेकिन इनकी जो पोस्टिंग इत्यादि है वो झारखंड में रही है और झारखंड बिहार में तो पहले अंतर भी नहीं था, लेकिन अब दोनों अलग अलग राज्य हैं। तो रणेंद्र का ज्यादातर जीवन झारखंड में ही बीता है, जिस हिसाब से मैंने इनके साहित्य का अध्ययन किया है।
तो ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, गूंगी रुलाई का कोरस, ये उपन्यास है। रात बाकी एवं अन्य कहानियां, 56 छुरी 72 पेंच। देखिए ये सब ऐसे शीर्षक हैं जो कि चमत्कृत करने वाले हैं और ऐसे ही शीर्षक प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि परीक्षा में आप जाते हैं तो कुछ ऐसी रचनाएं आती हैं जो कि आपको आश्चर्यचकित करती हैं। उनके शीर्षक मतलब काफी कुछ नयापन लिए हो रहते हैं और पढ़ने में भी काफी अच्छे लगते हैं। और पैराग्राफ आप देखेंगे कि इतने अच्छे अच्छे पैराग्राफ रहते हैं कि शायद उन पैराग्राफों का हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी पालन करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। काफी मतलब कि उद्देश्यपरक पैराग्राफ रहते हैं। आपने अगर यूजीसी नेट का दिया होगा या फिर जो भी अपठित गद्यांश आते हैं, काफी वो लक्ष्यपरक गद्यांश होते हैं। वैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी शीर्षक दिया गया है, 56 छुरी 72 पेंच, ये रचना पूछी जा सकती है क्योंकि थोड़ा सा यूनिक ढंग का ये शीर्षक है। तो रणेंद्र तुरंत आप बता देंगे। इसके बाद इनका एक कविता संग्रह भी आया हुआ है, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ। पूरा तो नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्त्री हो जाऊं तो हम स्त्रियों के जो भी दुख दर्द है इत्यादि उनको समझ सकने में समर्थ होंगे। तो कवि कवि के कहने का अपना अलग अंदाज होता है। तो इन सभी रचनाओं को ध्यान में रखिए कि रणेंद्र का है। रणेंद्र रचनाओं को लिखने के साथ साथ झारखंड इंसाइक्लोपीडिया और पंचायती राज हाशिए से हुकूमत तक का संपादन भी किया है, यानी कि ये संपादक के तौर पर भी महत्वपूर्ण काम करते रहे। इनकी अनेक रचनाएं कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। ग्लोबल गांव के देवता का अंग्रेजी अनुवाद लॉर्ड्स ऑफ ग्लोबल विलेज नाम से प्रकाशित हो चुका है। तो देख रहे हैं आपके हिंदी और अंग्रेजी नामों में वो ज्यादा अंतर नहीं है। ग्लोबल गांव के देवता और लॉर्ड्स ऑफ ग्लोबल विलेज मिलता जुलता ही है, आराम से आप बता सकते हैं। रणेंद्र को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान, प्रथम बिमला देवी स्मृति सम्मान, वनमाली कथा सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, जेसी जोशी स्मृति जनप्रिय लेखक सम्मान और कई अनेक सम्मान मिल चुके हैं। और काफी बातचीत करने में भी अच्छे, एकदम कभी प्रशासनिक सेवा का जो तेवर होता है वो इनके ऊपर मैंने कभी नहीं देखा। मुलाकात एक ही 2 बार हुई और किसी संगोष्ठी में आए हुए थे। तो उम्मीद है कि झारखंड के जो भी महत्वपूर्ण साहित्यकार मेरे नज़र में थे, हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि आप सभी इनको किसी न किसी रूप में जानते जरूर होंगे और आज इनके साहित्य अवदान से भी परिचित हो गए। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।